नमस्कार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। अब तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। खबर गोंडा जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से सिसवा में अटल आवासीय विद्यालय बनाया गया है, जहां पर रहकर हजारों बच्चे निःशुल्क में पढ़ाई कर रहे हैं। इसी अटल आवासीय विद्यालय में छात्रों के खाने में कीड़ा निकलने से बड़ी लापरवाही सामने आई है। कीड़ा निकलने के बाद खाना खाते समय छात्रों में हड़कंप मच गया और छात्रों ने अपनी थाली छोड़कर सीधे प्रभारी प्रधानाचार्य के पास पहुंचने का प्रयास किया, जहां छात्रों ने शिकायत की है और पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की है। छात्रों का यह भी आरोप है कि आए दिन कभी न कभी खाने में कीड़ा निकल जाता है तो कभी खाना खराब मिलता है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नमो कैटर्स कंपनी के खिलाफ नहीं की गई है। दागी कंपनी को काम देकर छात्रों की सेहत के साथ अधिकारी और कर्मचारी खिलवाड़ कर रहे हैं। वही पूरा मामला गोंडा जिला अधिकारी नेहा शर्मा के संज्ञान में आने के बाद गोंडा डीएम नेहा शर्मा ने तत्काल खाद्य सुरक्षा टीम को मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। आज सुबह कीड़ा निकला था तो उसके बदले में चीनी और पूड़ी दिया गया था, और सिर्फ रहता है दही रहता है तो दही रोज नहीं दिया जाता है। तो छोले में आज कीड़ा निकला था तो बाद में उसको फेंकाया गया था। आखिरी में पता चला था कि छोला निकला उसमें कीड़ा। आप लोग खा चुके? ये सर मैं बस कुछ लोग ही बचे हुए थे। बच्चे फंसे हुए बच्चे तो यही करे, खाने में किसी दिन पापा सही नहीं मिलता। दूध पानी जैसे दूध पानी है तो बेटा है पूछ लीजिए, दूध में जैसे पानी की तरह रहा, शरबत की तरह, और खाने में आ जाता रहता कीड़ा है। हम प्रिंसिपल साहब से मिलते लेकिन प्रिंसिपल साहब है ही नहीं, तो क्या बताएं। तो वही कीड़े वाला खाना खाया क्या? खाया नहीं खाया तो कहा हम नहीं खाए, पापा हम फेंक दिए। दरअसल ये पूरा मामला बीते रविवार का है, जहां सुबह खाना खाते समय बच्चों के छोले में अचानक कीड़ा निकल आया। कीड़ा निकलने के बाद हजारों बच्चे खाना नहीं खाए और पूरा दिन भूखे रहे, और कई बच्चे तो खाना भी खा चुके थे। जब उनको इस बात की जानकारी हुई, पूरे दिन परेशान नजर आए। छात्रों ने कहा कि आखिरी में जब हम लोग जान पाए कि छोले में कीड़ा निकला है, जिसके बाद हम लोगों ने खाना फेंक दिया। साथ ही छात्रों को खाने के लिए दी जा रही दाल भी एकदम पतली थी, केवल नाम मात्र की दाल थी। जो छात्रों को दूध पीने के लिए दिया जा रहा है उसमें भी पानी की ज्यादा मात्रा है। छात्र कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छात्रों के साथ साथ अब अभिभावक भी पूरे मामले में विद्यालय प्रशासन के भोजन की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर गोंडा जिले की जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि ये शिकायत मेरे संज्ञान में आई है। फूड सेफ्टी विभाग को पूरे मामले की जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा। इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरीके की लापरवाही मिलना बिल्कुल उचित नहीं है। जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे या कुछ भी गलत निकल कर आएगा तो जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये शिकायत अभी संज्ञानित हुई है और हम लोगों ने फूड सेफ्टी हमारा जो डिपार्टमेंट है उससे स्क्रीनिंग करने के लिए भेजी है टीम, और इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि निरंतर जो भी तरीके के खाद्यान्न हैं उन पर हम लोग फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी निगाह करने के लिए कहते हैं। बट यहाँ पर बच्चों के स्कूल्स और जो आवासीय विद्यालय हैं उसकी भी समय समय पर हम लोग स्क्रीनिंग कराते रहते हैं। इस तरीके की चीज़ कहीं पर आकस्मिक रूप से आना ये उचित नहीं है, और इसमें अगर चीज़ें गलत निकल के आती हैं तो संबंधित के विरुद्ध हम लोग एक्शन लेंगे। खबर जिला बुलंदशहर से है। बाइक सवार बदमाशों से नगर पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अलीगढ़ निवासी शातिर, सौरभ और सनी पुलिस की गोली से घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों पर लूट, चोरी, हत्या जैसे कई संगीन मामले बताए जा रहे हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर शातिरों का एक साथी मौके से फरार हो गया। फरार लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही है कॉम्बिंग। 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपियों से अलीगढ़ से लूट की गई अपाचे बाइक भी बरामद हुई है। अस्पताल भेजे गए हैं शातिर बदमाश। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के मामन रोड पर हुई नगर पुलिस मुठभेड़ का है मामला। बदमाश हैं, ये कौन सी वारदात को यहाँ अंजाम देने के लिए आए थे और आपराधिक इतिहास क्या है? जनपद बुलंदशहर में त्यौहार और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत आज सायंकाल कोतवाली नगर की पुलिस टीम द्वारा मामन चुंगी पे चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक बाइक सवार जिस पे 3 व्यक्ति थे उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वे रुके नहीं और अपनी बाइक को मामन रोड की तरफ भगाने लगे।
तत्पश्चात कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने संदिग्ध बाइक सवारों का पीछा किया और आगे जो है आम के बगीचे के पास बाइक सवार ने अपनी गाड़ी जो है आम के बगीचे में उतार ली और जब पुलिस टीम ने उनकी घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस टीम पे फायर किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायर किया जिससे 2 बदमाश मौके पे घायल हो गए और एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पूछताछ में इनका नाम सौरभ और सनी प्रकाश में आया है और इनके विरुद्ध हत्या, लूट और गैंगस्टर के मुकदमे कायम हैं और अभी ये कुछ दिन पहले हत्या और अन्य मामलों में जेल से रिहा हुए थे। पूछताछ में इन्होंने कल रात अरनिया में जो एक लूट कारित किया था जिसका मुकदमा अरनिया थाने पे पंजीकृत किया गया था। दोनों आरोपियों को जिला हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और तीसरा जो अभियुक्त फरार हो गया है उसकी तलाशदबी सेतु थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, बुलंदशहर के अलावा और भी अन्य जनपदों में भी वारदात को अंजाम दिया है? ये इन्होंने अलीगढ़, हाथरस और जनपद बुलंदशहर में लूट, हत्या के बहुत सारे अपराध किए हैं जिसमें ये इनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत थे और ये कई बार जेल जा चुके हैं। खबर रायबरेली जिले से। रायबरेली घर से सामान लेने गई 8 वर्षीय बालिका के साथ हुआ दुष्कर्म का प्रयास। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र का है जहां की रहने वाली एक 8 वर्षीय बालिका की दुकान के सामान लेकर घर जा रही थी। तभी रास्ते में सचिन पुत्र छोटेलाल ने उसका मुंह दबाकर सड़क किनारे अपने घर में उठा ले जाने का कोशिश किया। कुछ देर बाद जब बच्ची दुकान से घर नहीं लौटी तो परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की। तभी घर और दुकान के बीच में बने एक घर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। जब परिजन दरवाजे को धक्का देकर कमरे के अंदर पहुंचे तो बच्ची कमरे में रोती हुई दिखाई दी, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस की दूसरी टीम ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सचिन को हिरासत में लेते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को वादी द्वारा थाना जगतपुर पर तहरीर देकर बताया गया कि उसकी 8 वर्षीय पुत्री दुकान पर सामान लेने गई थी। विपक्षी उम्र करीब 19 वर्ष जिसका घर रास्ते में पड़ता है उसके द्वारा वादी की पुत्री को हाथ पकड़कर घर में खींच लिया गया। वह उसके साथ अश्लील हरकत व छेड़खानी करने लगा। वादी की पुत्री द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोग आ गए। वादी द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना जगतपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता व पीड़िता की मां द्वारा घटना छेड़खानी की बताई जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 6 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अगर बात की जाए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की तो इस हार ने यूपी के राजनीतिक समीकरण को बदला है। यूपी में गठबंधन को लेकर सपा अब फ्रंट फुट पर। यूपी में कांग्रेस को सपा ने झटका देना शुरू कर दिया है। बिना गठबंधन फाइनल किए ही प्रत्याशी उतारकर सपा ने करहल सीट पर अपना कैंडिडेट घोषित किया। बंदे समीकरण में अब सपा केवल 1 सीट कांग्रेस को देगी और सपा कांग्रेस को केवल फूलपुर सीट का ही प्रस्ताव दे सकती है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव ने अपने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बातचीत करने के लिए हमारे पास समाजवादी पार्टी के नेता है अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग ने डेट निकाली, उससे पहले अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी उपचुनाव को बड़े गंभीरता से ले रही है, मजबूती से लड़ रही है। इसलिए पीडीए फार्मूला जो हमारा समाजवादी पार्टी का था, जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में सफल रहा, उसी फार्मूले को जो है ध्यान में रख करके समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने आज 6 प्रत्याशियों की घोषणा किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण जो है कि उपचुनाव को जीतने की कवायद में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है अपने फार्मूले के तहत जो है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में सफल रही, और अखिलेश यादव जी की जो नीति है जिसका परिणाम रहा कि देश की तीसरी सबसे बड़ी
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी जो है कि जीत हासिल करके एक इतिहास रचने का काम किया है। और योगी आदित्यनाथ जी किसी तरह से प्रशासनिक दबाव बना करके, मतदाता सूचियों में हेरफेर करके वह जो है कि चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर से उनको संदेश दिया गया है कि अगर 10 में से 8 सीट जीतेंगे, 7 सीट जीतेंगे, तभी आप भविष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, अन्यथा आपके मुख्यमंत्री पद से विदाई होगी। उनको तो स्टार प्रचारक कहा जाता है, जादू कहा जाता है। जिस देश में जाते, जिस भी प्रदेश में जाते हैं, अपना समर्थन करते, संबोधित करते जनता को, जीत जाती। भारतीय जनता पार्टी पांचवी राज्य में बन गई है। अच्छा, वो कहाँ नहीं गए थे चुनाव प्रचार करने? कर्नाटक नहीं गए थे क्या? हिमाचल नहीं गए थे? पश्चिम बंगाल नहीं गए थे? ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी है कि वह चला देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ गए थे बाहर में, चाहे वो बंगाल में गए हो, चाहे कर्नाटक में गए हो, चाहे हिमाचल में गए हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हुई। यह देखिए, पहली तो बात है कि जितने BLO होते हैं मुस्लिम बिरादरी के थे, जहाँ जहाँ उपचुनाव होना है मुस्लिम BLO को हटाने का काम किए। अब दूसरा इनका रणनीति चल रही है कि यादव, मुस्लिम और जिस जाति का प्रत्याशी है उसकी जाति का अगर वहाँ पर अधिकारी राजस्व विभाग का है, पुलिस विभाग का है, या जो विभाग चुनाव में अपनी भूमिका को अदा करते हैं, उन्हें जो है कि वहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, जनता यह चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आप देख लीजिए, कमर तोड़ महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, जितनी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 22 पेपर आउट हुए हैं तमाम जाति के। केवल ये पीडीए हमारा OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग ही प्रभावित नहीं हुए, तमाम सवर्ण समाज के बेटे बेटियां भी आज नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, ओवर एज होते जा रहे हैं। ऐसे सारे लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है संकेत देने के लिए इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके भारतीय जनता पार्टी को करारा तमाचा मारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है, ये भी कह रही है कि अब कांग्रेस को सपा ने झटका दे दिया है। क्या कहें? देखिए, सपा ने झटका नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी जो है उसमें कुछ जो है मनुवंशज हैं कांग्रेस पार्टी में, RSS की विचारधारा के हैं। जो गलतियां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कराए थे, वही गलती फिर अति विश्वास में आके कांग्रेस पार्टी ने जो है हरियाणा में जो है समाजवादी पार्टी के साथ दगा करने का काम किया। हमारे नेता तो बड़े उदार दिल के हैं, जिससे दोस्ती करते हैं, निभाने का काम करते हैं। हम हाथ बढ़ाकर हाथ खींचने का काम नहीं करते हैं। जहां गलती हुई है वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है। जिस तरह से सपा के साथ धोखा करके, विश्वासघात करके, इंडिया गठबंधन को चोट पहुंचा करके कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गलतियां किया था और सत्ता से बेदखल हुई थी। लेकिन सपा ने तो बिना गठबंधन के ही अपना प्रत्याशी उतार दिया। देखिए, यहाँ गठबंधन का कोई सवाल, ये हमारी सीटें हैं, यहाँ कांग्रेस का है क्या? कुछ नहीं है। अगर 17 सीटें दी गई थी वह कांग्रेस के, चलो हमें रिश्ता बनाना था, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना था, इसलिए उदार मन से अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी को 17 सीटें दिया था। अन्यथा अगर समाजवादी पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ी होती तो 6 सीटें जहां कांग्रेस जीती है वो हमारे पाले में होती। और सपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही प्रत्याशियों की तरह रात दिन मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया। हम लोग दगाबाजी, कलाबाजी और छल कपट करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो RSS की विचारधारा के लोग हैं, हमें नाम भी लेने में कोई वो नहीं है, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, चाहे अजय राज जी हो, चाहे यहाँ के जो प्रभारी अविनाश पांडे जी हो, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे ऐसे तमाम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से लगता है कि तार जोड़ करके काम करते हैं और पूरी तरह से जो है RSS का जो एजेंडा है उस एजेंडा पर चलने का काम करते हैं। और उन्हीं लोगों की देन है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इस दुर्दशा का शिकार हुई है और आज हरियाणा में सरकार बनती। अगर वहाँ गठबंधन के तहत हमें 2-4 सीटें दे दी गई होती और ज़्यादा नहीं, 2 रैली केवल राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी अरावल क्षेत्र में और रेवाड़ी क्षेत्र में कर दिए होते, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। और भारतीय जनता पार्टी ने जो EVM स्कैम करके और गणना में जो है हेर फेर करा करके चुनाव जीत करके जो है कि वहाँ हैट्रिक मारी है, यह स्थिति नहीं आती। लेकिन इसका सारा दोष जो है कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनके
कारनामों के कारण जो है कि आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने की स्थिति में थी और पूर्ण 2/3 बहुमत की सरकार बनाती, आज सत्ता से बाहर हो गई है। कांग्रेस ने जलेबी भी मंगवा ली थी। देखिए, राहुल गांधी को अपने काम पर विश्वास था, लेकिन राहुल गांधी अकेले क्या करेंगे जब नीचे वाले जो है कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले ही धोखेबाज निकल जाए, गद्दार निकल जाए तो और गुटबाजी में लिप्त हो जाए, जिसका कारण हुआ। और हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, 90 सीटें, लेकिन वहाँ गुटबाजी बहुत है। कहीं जाट की गुटबाजी, कहीं गुजर की गुटबाजी, कहीं सैनिक गुटबाजी, कहीं यादव की गुटबाजी, कहीं जो है कि वाल्मीकि और जाटों की गुटबाजी। इस गुटबाजी के चक्कर में जो है वहाँ सारा खेल जो है बिगड़ गया और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आना था, उसकी स्थिति पूरी बनी थी, लेकिन उसमें गुटबाजी के कारण जो है जो हुड्डा परिवार को पूरी छूट दे दिया गया टिकट बांटने में। और हुड्डा जी ने जिसको चाहा अपने लोगों को 72 टिकट दिया, जिससे जो है कि अंदर अंदर असंतोष उभरा और लोग एक दूसरे को निपटाने के काम में लगे, सरकार बनाने में नहीं, निपटाने में लग गए। और जिसका परिणाम आप कल सामने आया कि आज कांग्रेस पार्टी जो है के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। और अब से भी कांग्रेस को जो है कि इतना अति विश्वास में आ करके और जो गणेश परिक्रमा करने वाले नेता हैं उनके बहकावे में न आ करके कैसे हमारा संविधान बचे, कैसे लोकतंत्र बचे, इस पर जो है ध्यान दे करके काम करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी इस हार की समीक्षा करने के बाद जिन लोगों ने विश्वासघात करने का काम किया है उनको निपटाने का काम करें। एक आखिरी सवाल ये है कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है इरफान सोलंकी जेल में है, उनकी पत्नी को अखिलेश यादव ने, नसीम सोलंकी है उनकी नाम, उनको टिकट दे दिया है, तो इसको किस तरीके से देखें? क्या गलती किया है अखिलेश यादव जी ने? जिस परिवार का जो है कि पूरा बचपना, पूरा जीवन जो है समाजवादी पार्टी में गुजर गया, जिस परिवार ने त्याग और बलिदान दिया समाजवादी पार्टी के लिए, अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमारे नेताओं को जेल में डालने का काम किया, चुनाव लड़ने से रोकने का काम किया, आज उनकी पत्नी लड़ रही है, तो क्या गलती है? यह भारतीय जनता पार्टी जो है ना, केवल ये परिवार सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन यह केवल कांग्रेस और सपा को परिवारवादी कह करके जो है भ्रमित करने का काम करती है। लेकिन यह जनता सब कुछ समझ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री हो क्या प्रधानमंत्री, जिन्होंने परिवार नहीं बनाया, जिन्होंने परिवार का मतलब ही नहीं जाना, ऐसे लोगों को परिवार का महत्व क्या मालूम है? और निश्चित रूप से देखिएगा ऐतिहासिक जीत होगी सीसामऊ में। इरफान सोलंकी की पत्नी जो है भारी वोट से जो है वहाँ चुनाव जीतेगी और 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, कितना हो, 27 का भी चुनाव है। देखिए, लिटमस टेस्ट कहा जाता है, लेकिन आप जिस तरह नंगा नाच योगी आदित्यनाथ करा रहे हैं, प्रशासनिक गुंडाई करा करके चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ वोट देंगे और ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखने के लिए लाठी डंडा लेकर के उसकी रखवाली करने का काम करेंगे। मतगणना में भी अगर यह हेरफेर करने का प्रयास करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ डटे रहेंगे। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे, इन्होंने साफ तौर पे यही बताया, पूरा जो अपना बयान है वो उन्होंने ये दिया है। उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है भारतीय जनता पार्टी का जो है वो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। इस बार का 2024 का जो विधानसभा उपचुनाव होना है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर 10 सीटों में 8 सीटें समाजवादी पार्टी निकालती हुई नज़र आ रही है। राजधानी लखनऊ से संदीप चौहान, कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, इंफो टीवी न्यूज़ लखनऊ। बरेली, चाड़पुर, नवदिया, हनुमान मंदिर, बलिया रोड कुंडलनी फाउंडेशन ट्रस्ट के गठन के 1 महीने बाद मंगलवार को अपना प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पत्रकार, डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी, समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। ट्रस्ट के संस्थापक बाबा सुखदेव सिंह ने कहा कि उनका गठन समाज के गरीब, दलित और शोषित के साथ साथ सभी की आवाज़ उठाने के काम करेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन बरेली प्रवीण कुमार के हाथों समाज की रीढ़ कहे जाने वाले पत्रकारों, वकीलों, डॉक्टर्स और शिक्षकों, खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े का समय नहीं होता, पर ऐसी स्थिति आ जाए तो मार्शल आर्ट या कुश्ती से बचा जा सकता है। अलीगढ़ से आए बॉडी बिल्डर दीपक कुमार ने कहा कि वो लंबे समय से बॉडी बिल्डिंग के खेल में है, इस खेल में भी आप अपना जीवन निखार सकते हैं। संस्था के प्रमुख बाबा सुखदेव सिंह ने कहा कि उन्हें प्रतिभा संपन्न कार्यक्रम में पत्रकारों, शिक्षकों, डॉक्टरों का सम्मान करते हुए बेहद खुशी का एहसास हो रहा है।
संस्था की ओर से कार्यक्रम के अंत में पहुंचे सभी अतिथियों के प्रति अपना आभार जताया। कार्यक्रम में कई बाहरी खिलाड़ियों ने भागीदारी कर कार्यक्रम को और भी शानदार बना दिया। कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले पत्रकारों में अशोक गुप्ता, प्रीति कोहली, भीम मनोहर, बीसी चंदेल, राहुल सक्सेना, प्रदीप सक्सेना, ENI न्यूज़, संजीव यादव, सुमित शर्मा, अवधेश शर्मा, कविता और शिक्षक, समाज सेवी और खिलाड़ियों का भी सम्मान हुआ। सॉलिडारिटी साहब, आज का जो कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ऐसे प्रयास जो हैं ग्रामीण स्तर पर होते हैं तो आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैं जो कुंडली फाउंडेशन ट्रस्ट है, इसके जो संस्थापक हैं, मैं उनका बहुत पूरी अभिवादन करता हूँ। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि ऐसे कार्यक्रम उन्होंने किया है ताकि एक नया माहौल देश में विकसित होगा। कानपुर देहात से बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें कि कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे में एक ट्रक संख्या UP 22T 7322 झीझक चौराहे के बीचों बीच संदिग्ध खड़ा हुआ था। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शंका होने पर कार्यालय में पदाधिकारियों को सूचना दी गई। बजरंग दल के पदाधिकारी अरविंद सिंह सेंगर मौके पर पहुंचे और ट्रक पर लगी तिरपाल को हटाया गया, जहां पर ट्रक के अंदर गौवंश लदे होने की सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए सभी गौवंशों को नगर पंचायत की कान्हा गौशाला में पहुंचाया और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। रसूलाबाद कोतवाल अनिल कुमार ने बताया कि ट्रक को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ट्रक में लदे सभी गौवंशों को कस्बे में स्थित नगर पंचायत की कान्हा गौशाला में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। जी, आज सुबह कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि रसूलाबाद चौराहे के पास एक ट्रक जो कि तिरपाल से ढका हुआ है, उसमें शंका को लेके मुझे सूचना प्राप्त हुई। मैंने यहाँ से जाके देखा, उस गाड़ी का नंबर है UP 22T 7322, जिसमें तिरपाल हटाने पर गौवंश बुरी तरह से बांध के उसमें रखे गए थे। उनका तिरपाल हटा के गौवंश को रस्सियाँ काट के मुक्त कराया। प्रशासन को सूचना देकर रसूलाबाद के कान्हा गौशाला में उनको छुड़वाया। इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। खबर जिले मुजफ्फरनगर से आ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में देर शाम तंत्र विद्या से जुड़ा एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें गांव बेलडा में हड़कंप मच गया। 1.5 माह की मासूम बालिका के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने के बाद दंपत्ति ने तांत्रिक के कहने पर बालिका की बलि देने की बात कही है। पुलिस ने दंपत्ति से पूछताछ करते हुए रात भर नवजात बच्ची के शव को ढूंढने का प्रयास किया। मौके पर भोपा CO रवि शंकर मिश्र, मुजफ्फरनगर SP देहात आदित्य बंसल खंगालते रहे जंगल। सफलता नहीं मिलने पर पुलिस डॉग स्क्वाड्स की मदद ली गई, लेकिन नवजात बच्ची का शव बरामद नहीं हो सका। महज तंत्र विद्या से जुड़ा काला कपड़ा और बच्ची के कपड़े ही जंगल में मिल पाए। इसके बाद से जनपद में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर SP देहात आदित्य बंसल ने बताया कि तांत्रिक और माता पिता दंपत्ति को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, जिनके साथ कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है। इसके बाद पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर देगी। इतना ही नहीं, आदित्य बंसल द्वारा पुलिस की 4 टीमें बनाकर रात भर आसपास के लगे CCTV कैमरे खंगालती रही पुलिस। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज के युग में तांत्रिक क्रिया के चलते तांत्रिक के चक्कर में आकर नवरात्रों में चढ़ा दी लगभग 1 माह बच्ची की बलि। बच्चे के लिए वही आया था, बिक्की में बैठ के कहीं इनकी गई लाया तो हमें घर बताएं। कौन आया था? तू आया था क्या बच्चे को लेकर? कौन लेके आया था? बिक्की में लेके आए थे तुम? जी आए थे जो लोग आया था चलना पड़ेगा, बलि मांगी थी नहीं क्या? इससे बलि मांगी थी। घर से बच्चे को कौन लेकर आया था? तू लेकर आया था यो लेकर आई थी? जो क्या आफत थी वो लेकर आया था विक्की पे। आफत विक्की चला कर आई थी।
जो चिर पर जो आपत्ति वो लेगा। कोई तो चला रहा होगा। विक्की किसने चलाई थी? विक्की ने चलाई थी। विक्की ने चलाई थी। आप बताएं, जब मैं होश में होगी ना घर जाकर मैं ढूंढने मची गई, जब तो बताए तो बोले वो तो वहाँ पड़ी। मैं यहाँ आके देखी तो कुछ नहीं मिला। ये खड्डी थी मेरे व्यक्ति को। जिंदी थी वो? जिंदी जब तुम लाए? नहीं, मर गई तो घर ही होते। तो यहाँ क्यों लाए थे जब मर गई थे? 2-4 आदमियों को बताते, मोहल्ले वालों को बताते। मोहल्ले वाले जो था वो सुंदे की माँ, उसे कहा गया था बच्ची खत्म हो गई। उसने कहा घर में बवाल है, हम कोई नहीं आया जी। सबको खबर। तो तुम्हें रात को क्यों करने का? अंतिम संस्कार सुबह कर देते भाई। और अंतिम संस्कार की जगह थोड़ा ही है यहाँ से। और मैंने सारे पे ढूंढा, जब होश से आ गई सारे छत पे ले, सारे पीछे तक ले, सारे पे ढूंढा उसे। किसे ढूंढा? बच्ची को। बच्ची तुम यहाँ गिर के फिर वहाँ क्यों ढूंढ रहे थे? अब मैं अपने होश में नहीं थी ना, कहानी की होती ना। अब मैं अपने होश पे आ गई। बच्ची मर गई थी क्या? पता बच्ची मर गई थी, जिंदी थी? नहीं, ये तो मेरे से बताया, सास ने बताया, मेरी जिठानी ने। तुम्हारे साथ? भारत के लिए एक दुखद खबर। भारत के प्रख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण से सम्मानित श्री रतन टाटा जी का निधन हो गया है। निधन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में वो लिखते हैं कि रतन टाटा जी भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे। उनका जाना उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका संपूर्ण जीवन देश के औद्योगिक और सामाजिक विकास को समर्पित था। वो सच्चे अर्थों में देश के रत्न थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा उनके शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति हो। इस पोस्ट के साथ कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ भी आहत दिख रहे हैं। साथ ही पूरे देश ने रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। इसी क्रम में हमारे चैनल द्वारा भी रतन टाटा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। ये खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 के अलौकिक आयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयागराज में विभिन्न बुनियादी सुविधाएं सृजित की जा रही हैं। इसके तहत पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से भी कई निर्माण कार्य और गतिविधियां क्रियान्वयन के लिए तैयार की गई हैं, जिसके अंतर्गत अरैल क्षेत्र में संस्कृति ग्राम की स्थापना की जाएगी, जिसे 6 जोनों में बांटा जाएगा। ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि संस्कृति ग्राम में महाकुंभ की प्राचीन विरासत और गौरव गाथा और पौराणिक कथा पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें महाकुंभ की ऐतिहासिक यात्रा, ज्योतिष विज्ञान पर प्रदर्शनी, कला संबंधी प्रदर्शनी, पाक कला, व्यंजन संबंधी प्रदर्शनी और डिजिटल माध्यमों से कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। श्री जयवीर सिंह ने बताया कि संस्कृति ग्राम की स्थापना के लिए 2 अगस्त में EOI आमंत्रित कर 8 फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे। चयनित डिजाइनों के अनुसार वित्तीय निविदा प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 30 अस्थायी थीमेटिक गेट की भी स्थापना होगी। ये गेट समुद्र मंथन के 14 रत्नों पर आधारित होंगे। 30 अस्थायी थीमेटिक गेट की स्थापना के लिए 10 फर्मों से 600 गेटों की डिजाइन प्राप्त की गई है। इनमें से चयनित गेटों की डिजाइनों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई अब की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त पत्रकार संवाददाता समिति लगातार सक्रियता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त पत्रकार संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी, कोषा अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी और कार्यकारिणी सदस्य दिलीप सिन्हा ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। ब्रजेश पाठक के सामने तमाम बातें रखी गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने उप मुख्यमंत्री से कहा कि ये निर्देश जारी किए जाएं कि पत्रकारों को सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने में किसी तरह की समस्या न हो और साथ ही पत्रकारों के लिए दवा वितरण के लिए अलग काउंटर खुले, जिससे सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सुविधाएं मिल सके। इस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि अब सभी सरकारी अस्पतालों में पत्रकारों की सुविधाओं का खास ख्याल रखते हुए पत्रकारों के दवा वितरण के लिए अलग से काउंटर्स खोले जाएंगे और समय समय पर पत्रकारों की सभी समस्याओं को भी सुनता रहा जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगले बुलेटिन।